गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? प्लीज कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स पे। ओके। थैंक यू अच्छीलाल जी। अच्छीलाल जी अच्छे ही हैं बिल्कुल। उन्होंने कंफर्म कर दिया है। साथियों, आज बड़ा कॉमन टॉपिक है हमारे पास। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडीए के बारे में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। ये जो बीएसबीडीए अकाउंट है, ये खोले क्यों गए? गुड इवनिंग श्रीमंता जी, सुभाष जी, गुड इवनिंग। ये बड़ा हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। बीएसबीडीए के बारे में हम लोग नॉर्मली इस पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। लेकिन बीएसबीडीए जो अकाउंट है, इससे लगातार ना क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और एज अ बैंकर हम लोग बैठे हुए हैं बैंक के अंदर, ब्रांचेस के अंदर। तो हमारा ये दायित्व है कि बीएसबीडीए के बारे में हमें पता हो, और हम इस चीज को, बीएसबीडीए अकाउंट के बारे में हम पब्लिक को भी जागरूक कर पाए। और जागरूक हम तभी कर पाएंगे जब इसकी जानकारी हमें प्रॉपर होगी। ठीक है। तो देखिए, ये जो बीएसबीडी अकाउंट खोले गए, ये क्या है? ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये इस प्रकार के, जिसमें कुछ लोग थे, कितने तरीके के खाते होते हैं। एक होता हमारा स्मॉल अकाउंट, है ना। स्मॉल अकाउंट हमारे ऐसे अकाउंट हैं जिसमें केवाईसी पूरी नहीं है। ठीक है। अंडरटेकिंग बेसिस पर हमने खाते खोल दिए, उसकी लिमिट वगैरह रहती है। तो ये हो जाते हैं हमारे स्मॉल अकाउंट। अगर उसने केवाईसी वगैरह पूरा कर दिया, ठीक है, गरीब आदमी है ना, उसने, उसके पास केवाईसी नहीं थी, उसने फिर स्मॉल अकाउंट खुलवा लिया। जब उसने अपनी केवाईसी पूरी कर ली, देन हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं बीएसबीडीए अकाउंट। उसकी और इनकम बढ़ रही है, उसको और ज्यादा फैसिलिटी चाहिए, तो फिर वो जनरल खाते में उसको कन्वर्ट करा लेता है। ये प्रोसेस चलती है। पहले चला करते थे नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट जिसमें जीरो बैलेंस वाले जो खाते होते थे, उनको नो फ्रिल अकाउंट कहा जाता था। ठीक है। स्मॉल अकाउंट जिसमें केवाईसी पूरी नहीं होती। नो फ्रिल अकाउंट जिसमें जीरो बैलेंस वाले खाते खुले जाते। जब ये बीएसबीडीए सामने आया, तो ये भी जो है, ये जीरो बैलेंस का ही खाता है। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस जो है वो कस्टमर को रखना नहीं होता है। तो जब ये बीएसबीडीए इंट्रोड्यूस हुआ, तो नो फ्रिल अकाउंट की जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। तो फिर नो फ्रिल अकाउंट को क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। नो फ्रिल अकाउंट को अब हम क्या कहने लगे? फिर बीएसबीडीए अकाउंट कहने लगे, और हमारे बैंकिंग डिक्शनरी से नो फ्रिल अकाउंट का नाम हट गया। ठीक है। तो बीएसबीडीए अकाउंट ऐसे लोग जो लो इनकम ग्रुप के हैं, जो बैंकिंग से पूरी तरीके से जुड़े नहीं, उनको सेविंग बैंक अकाउंट से जोड़ना है, उनको बैंक की वित्तीय धारा से जोड़ना है, उसके लिए बीएसबीडी अकाउंट खोला गया। अब इसमें क्या थे, पहले कुछ लिमिटेशन लगाई गई, फिर वो लिमिटेशन हटाई गई। तो इसमें बार बार क्या होगा, समय समय पर कुछ कुछ चेंज होते रहे। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथियों, वो करेंगे डायरेक्शन 2025। ये जो भी हम बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो एज पर द आरबीआई है। ठीक है। आपके बैंक में उस लिमिट के आसपास जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है। जैसे कि आरबीआई ने बोला कि मिनिमम जो विड्रॉल है वो कितने होंगे? 4 होंगे। अब बात समझना, मिनिमम 4 होंगे। लेकिन आपकी बैंक ने क्या 4 ही को ही माना है, या 4 से ज्यादा कर दिया? 4 से कम नहीं कर सकता। ठीक है। आरबीआई ने कहा कि बैंक जो है, ये बीएसबीडीए अकाउंट में कम से कम 4 ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउ करेगी। 4 ट्रांजैक्शन अलाउ करेगी कम से कम पर मंथ। ठीक है। एक महीने में 4 ट्रांजैक्शन वो कर सकता है। तो अब जो दूसरा बैंक है, जैसे कोई कोई पीएनबी है, तो वो क्या कर रहा है? वो 6 ट्रांजैक्शन फ्री दे रहा है। यानी कम से कम 4 तो आरबीआई ने बोला है, लेकिन उससे ज्यादा बैंक कर सकता है, लेकिन मिनिमम 4 होंगे ही होंगे। ठीक है। चलिए, अब हम अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा ओवरव्यू था बीएसबीडी अकाउंट के लिए। तो देखिए, जैसा हमने चर्चा की कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसका जो एक लार्ज सेक्शन था, ये हमारे बैंक से वंचित रह गया। किस कारण से? कि भाई उनका मिनिमम बैलेंस लगता था। तो उस मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। सर्विस चार्जेस जो लग जाते थे मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर, उनको हटा करके इन्होंने क्या किया? बीएसबीडीए को इंट्रोड्यूस किया, जिससे जो हमारा बैंक का खाता है, या जो हमारे बैंक की पहुंच है,
वो घर घर तक पहुंच पाए, एक सभी तबकों को जो अनबैंक्ड हमारा एरिया है वहां पर बैंकिंग की सुविधाएं मिल जाए, उन गरीब आदमियों को मिल जाए जो कि सर्विस चार्ज या फिर मिनिमम बैलेंस की दर से खाता नहीं खुलवा रहे थे। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हमारी वित्तीय साक्षरता है, वित्तीय समावेशन है, उसके अंतर्गत बीएसबीडी अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, बीएसबीडी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, और ये जो अकाउंट है ये क्या है, लो इनकम ग्रुप के लिए है। इसकी खासियत ये है कि इसमें नो मिनिमम बैलेंस और नो सर्विस चार्ज इंक्लूड। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रखा गया कि बिना मिनिमम चार्ज के जो कस्टमर है वो खाता खोल पाए, अपना सेविंग अकाउंट खोल पाए। इसमें क्या हुआ, 2025 में कुछ चेंजेस आए। तो इस चेंजेस में क्या आया, सबसे पहली चीज तो उसमें ये देखी गई कि भाई आज जरूरत किसकी है, डिजिटल की। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई बीएसबीडी अकाउंट में आपको डिजिटल बैंकिंग सुविधा देनी है, यूपीआई वो कर पाए, है ना, एनईएफटी कर पाए। अब एनईएफटी करेगा कैसे, वो तभी करेगा जब उसके पास चेकबुक हो। तो उन्होंने कहा कि भाई 25 चेकबुक जो है, 25 लीव की चेकबुक उसको फ्री दी जाए ईयरली। ठीक है, यानी साल में वो एक बार 25 पन्ने की चेकबुक जो है वो मुफ्त प्राप्त कर सकता है, उसके लिए बैंक कोई चार्ज से नहीं करेगा। सेकंड ये बोला गया कि भाई जो बीएसबीडी अकाउंट है उसमें कम से कम 4 ट्रांजेक्शन अलाउ करनी है। अब हम देख रहे हैं कि भाई एक दिन में ही 4 हो जाती है, हम डिजिटल से यूपीआई वगैरह अगर हम कर रहे हैं, और बीएसबीडी अकाउंट को अगर डिजिटल से जोड़ दिया गया है तो एक दिन में ही हो जाएंगी, 1 घंटे में हो जाएंगी 4 ट्रांजेक्शन। फिर तो उसका खाता कोई काम का नहीं बचा। तो इन्होंने कहा कि यदि कस्टमर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको हम जो ये जो चार मिनिमम जो है ना, मिनिमम चार जो ट्रांजेक्शन है उससे एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर वो बैंक से या फिर एटीएम से कैश विड्रॉल करता है, कैश निकालता है, तो हम उसी ट्रांजेक्शन को 4 ट्रांजेक्शन में काउंट करेंगे। लेकिन यदि वो डिजिटल बैंकिंग का एक्सेस कर रहा है, यूपीआई कर रहा है, आईएमपीएस कर रहा है, एनईएफटी कर रहा है, तो हम इन चीजों को उसकी वो जो 4 ट्रांजेक्शन है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बीएसबीडीए के बारे में देखा गया, जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसके कुछ फीचर्स हैं, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, फ्री बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, यानी जो बेसिक बैंक की सर्विसेज है उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, एटीएम एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी ये भी है। अब देखिए ये फ्री बेसिक बैंकिंग सर्विस क्या है, आपने कहा डिजिटल चाहिए उसको, तो डिजिटल तो उसको तभी मिलेगा भाई कि भाई जब उसके पास एटीएम वगैरह होगा, है ना। तो इन्होंने कह दिया कि भाई एटीएम का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसका जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो अपना एटीएम का लगता है, वो भी वेव ऑफ किया जाएगा हमारे बीएसबीडीए अकाउंट के लिए। तो क्या खास बात है, बैलेंस नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है। सेकंड बात ये है कि भाई उसको बेसिक बैंकिंग सर्विस फ्री देना है। बेसिक बैंकिंग सर्विस का मतलब कि उससे एटीएम और जो हम डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उसका जो एएमसी होगा उसको भी हम वेव ऑफ करेंगे। इसके अलावा एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट, तो उसको डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर वो आईएमपीएस कर रहा है, यूपीआई कर रहा है, तो ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं ये उसकी मिनिमम 4 ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होंगी, और ये सभी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। अब सभी इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, माइनर को दे सकते हैं भाई, बिल्कुल दे सकते हैं, माइनर को भी बीएसबीडी अकाउंट दे देंगे। अच्छा, अंडर गार्जियनशिप में खुलवा सकता है, बिल्कुल खुलवा सकता है, बीएसबीडी अकाउंट जो है वो अंडर गार्जियनशिप में भी खुल सकता है। यानी सभी इंडिविजुअल जो हैं उनको दिया जा सकता है। सीनियर सिटीजन है दे सकते हैं, वुमेन है दे सकते हैं, माइनर है दे सकते हैं। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो जैसा हमने पहले चर्चा की थी प्रीवियस स्लाइड में कि जो नो फ्रिल अकाउंट हुआ करते थे, है ना, यानी जीरो बैलेंस के खाते उनको नो फ्रिल अकाउंट कहते थे। जब ये हमारा बीएसबीडी इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी भी खासियत यही है कि ये जीरो बैलेंस है, तो फिर नो फ्रिल अकाउंट की जरूरत नहीं बची। तो अब हम नो फ्रिल अकाउंट को अब नहीं बात करते, अब हम बीएसबीडी के बारे में बोलते हैं, यानी नो फ्रिल अकाउंट को फिर हटा दिया गया कि नो फ्रिल अकाउंट जो है हमारे एक्चुअली में यही हमारे बीएसबीडी अकाउंट हो गए।
ठीक है। हाउएवर दिस अकाउंट हैड डिफरेंट रूल्स अक्रॉस द बैंक, यानी बैंक में क्या था, जो बीएसबीडीए थी उसमें अलग अलग क्या थे, रूल्स थे। तो उन सभी को मर्ज करने के लिए आरबीआई ने 2012 में क्या किया, एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जारी की, जो कि सभी बैंकों में समान रूप से लागू होंगी। ठीक है। अब 2012 में जो गाइडलाइंस थी, अब जैसे जैसे समय बदलता गया तो 2016 में कुछ चेंजेस किए गए, 2025 में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को जोड़ दिया गया, 25 चेक लीव्स देने के लिए बात कर दी। ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस 2025 में हुए। इसका जो मोटो है वो यही है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना और सभी लोगों को इक्वल बैंकिंग एक्सेस जो है वो इंश्योर करना, और फॉर्मल सेविंग हैबिट को इनकरेज करना कि भाई आदमी अपना जो है ना सेविंग की हैबिट आ जाए, वो बैंक से जुड़ जाए। एलिजिबिलिटी क्या है ओपनिंग अकाउंट के लिए, नॉर्मल सी बात है, भारत का नागरिक हो, एनी रेजिडेंस इंडिविजुअल खोल सकता है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर भी कर सकते हैं, माइनर भी खोल सकता है, स्टूडेंट भी खोल सकता है, सीनियर सिटीजन भी खोल सकता है, गिग वर्कर्स भी खोल सकते हैं। गिग वर्कर्स मतलब जो हमारे जोमेटो वगैरह पे काम करते हैं ना, जोमेटो है, तो इनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है। और ये हमारे डेली वेजेस अर्नर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल हैं वो होते हैं। इसमें क्या है, फॉरेन रेमिटेंस को परमिट नहीं है। ठीक है। बीएसबीडीए के लिए ना फॉरेन रेमिटेंस के लिए अभी इसमें कोई अलाउ अलाउ नहीं किया गया है। उसको छोड़ करके जो नॉर्मल सारे काम हैं वो किए जा सकते हैं। इसमें देखिए जो मेन रूल है वो यही है कि भाई कोई भी कस्टमर अपने पास केवल एक ही बीएसबीडीए अकाउंट खोलेगा। अगर उसके मान लीजिए दो बीएसबीडीए अकाउंट अगर उसके खुले हुए हैं तो उसको एक बीएसबीडीए अकाउंट बंद करना होगा। ठीक है। अगर उसके मान लीजिए एक सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, एक बीएसबीडी अकाउंट खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे जब तक कि वो एक अकाउंट को बंद ना कर दे। यानी एक कस्टमर के पास एक ही रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ये रूल बनाया कि यदि किसी के पास बीएसबीडी अकाउंट है और कोई सेविंग अकाउंट है तो उसको या तो उसको बंद करना होगा, खाते को, एक एक जो सेविंग खाता है उसको बंद करना होगा। अच्छा, यहाँ कन्वर्ट की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल खाता है वो बीएसबीडीए के लिए आ जाता है कि भाई मुझे बीएसबीडीए में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप अपने सेविंग अकाउंट को बीएसबीडीए में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर वो बीएसबीडी अकाउंट है और वो चाहता है कि भाई मैं जनरल करा लूं तो वो उसको जनरल भी करा सकता है। 30 दिन का समय दिया गया है। हमारे बीएसबीडी अकाउंट अगर मान लीजिए उसका खुला हुआ है और जनरल खाता खुला हुआ है तो उसको एक ही खाता मेंटेन करना है। ठीक है। और ये पूरे के पूरे बैंक की सभी ब्रांचों के लिए क्या है, लागू है समान रूप से। उसका एक खाता किसी एक ब्रांच में है, दूसरा खाता कोई दूसरी ब्रांच में, तीसरा खाता किसी दूसरी ब्रांच में, तो उन सबके लिए लागू है। फिर आरबीआई ने कहा कि भाई पूरी की पूरी बैंक इंडस्ट्रीज में उसका एक ही बीएसबीडी अकाउंट होना चाहिए। तो अभी क्या है, ब्रांच लेवल पर ये लागू है और बैंक लेवल पे अभी चल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अगर हो जाएगा तो वहां पर भी रुकेगा बाद में। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है हम बात करेंगे केवाईसी रिक्वायरमेंट की। टू ओपन द बैंक अकाउंट केवाईसी चाहिए हमें। आरबीआई अलाउ स्मॉल अकाउंट विथ सिंप्लीफाइड केवाईसी। देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ये स्मॉल अकाउंट की बात कर रहे हैं। स्मॉल अकाउंट उन लोगों का खोला जाता है जिनके पास प्रॉपर केवाईसी नहीं है ना, उसका पास आधार कार्ड उसका बना नहीं, ठीक है, उसके फिंगर नहीं आ रहे थे, कोई और इशू था, वोटर कार्ड उसको बन नहीं पाया। ठीक है। उसके पास एक्चुअली में ओबीडी नहीं है, समझ रहे हैं आप बात। उसके बाद राशन कार्ड वो लेकर के आ गया, प्रधान से लिखवा करके आ गया कि साहब मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, लेकिन उसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। ऑफिशियल जो हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट है वो हमारे 6 होते हैं, आप लोगों को पता होगा, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पॉपुलेशन रजिस्टर है, मनरेगा का कार्ड है, पीपीओ है। तो ये हमारे क्या है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पीपीओ नहीं होगा। ठीक है। इसमें फिर से देख लेते हैं, गिन लेते हैं इसमें कितने हो जाएंगे। अ, हमारे 6 ओबीडी है, वोटर कार्ड है, आधार का पोजीशन है, और मनरेगा का कार्ड है हमारे पास, पासपोर्ट है, और पीपीओ भी है, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये हमारे 6 हैं ओबीडी। इन 6 डॉक्यूमेंट उसके पास अगर नहीं है तो हम उसका स्मॉल अकाउंट खोलते हैं अंडरटेकिंग बेसिस पर। ठीक है। इसकी कुछ लिमिट रहती है।
जो उसकी मैक्सिमम ईयरली क्रेडिट कर सकता है वो स्मॉल अकाउंट में, वो 1 लाख है। मैक्सिमम बैलेंस किसी भी समय वो रख सकता है 50,000। जो मैक्सिमम विड्रॉल या ट्रांसफर कर पाता है वो 10,000। फॉरेन रेमिटेंस इसके अंदर होते नहीं, और इसकी वैलिडिटी होती है 12 महीने की। अगर वो इस 12 महीने में वो एक अंडरटेकिंग देता है कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है ओवीडी के लिए, जो कि मुझे अभी फिलहाल नहीं मिल पाया है, तो उसको और 12 महीने के लिए हम एक्सटेंड कर देंगे। अगर वो बड़े हुए एक्सटेंडेड 12 महीने के अंदर वो ओवीडी को प्रोवाइड नहीं करा पाता है, तो हम उसके खाते को फ्रीज कर देंगे और उसको एक नोटिस दे देंगे। उसके बाद भी नहीं आता है तो हम अकाउंट को बंद कर देंगे। यदि इन 12 महीनों में या एक्सटेंडेड पीरियड के 24 महीने के अंदर वो ओबीडी दे देता है, तो हम इस स्मॉल अकाउंट को कन्वर्ट कर देंगे बीएसबीडीए अकाउंट में। और यदि कस्टमर बोलेगा कि नहीं भाई मेरे पास बैलेंस अब रहेगा अच्छा खासा, तो वो चाहे तो एसबीजैन भी करा सकता है, ठीक है, जनरल खाता भी करा सकता है। इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप तो इसको याद कर लो। 1,50,000, 10,000, ठीक है, फॉर 12 मंथ। 1 लाख रुपए ये पूरे साल का क्रेडिट है, यानी 1 लाख रुपए तक जो है ये साल में जमा कर सकता है। इस एक सर लाख रुपए में से विदाउट क्या लिमिट का इंक्लूड क्या है नहीं है? इसमें? अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी आ रही है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर मान लीजिए कोई उसके पेंशन का कोई फंड आ रहा है, यानी गवर्नमेंट से डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंटेड कोई पैसा आ रहा है, कोई उसको वेलफेयर या फिर उसको प्रोत्साहन राशि दी गई है या गुजारा भत्ता दिया गया है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 साल में 1 लाख रुपए जमा कर सकता है। मैक्सिमम बैलेंस जो है वो 50,000 रह सकता है किसी भी समय। और जो मैक्सिमम विड्रॉल या फिर ट्रांसफर कर सकता है वो 10,000 रुपये कर सकता है। फॉरेन रेमिटेंस होते नहीं और वैलिडिटी होती है 12 मंथ की। बीएसबीडीए की बात करेंगे तो देखिए इसमें कुछ फैसिलिटीज हैं। एटलीस्ट 4 फ्री विड्रॉल पर मंथ, ठीक है। तो कम से कम आरबीआई कहता है कि कम से कम 4 विड्रॉल आप इसको दे दीजिए। और ये जो 4 विड्रॉल है इसके अंदर एटीएम के द्वारा निकाले गए कैश को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, इंक्लूड करना है। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? इसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होगी। फ्री रिसिप्ट ऑफ क्रेडिट, यानी सैलरी आ रही है, कोई गवर्नमेंट बेनिफिट आ रहा है तो उसकी फ्री रिसिप्ट है क्रेडिट की। फ्री पासबुक है, फ्री अकाउंट स्टेटमेंट है, अगर अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा रहा है, पासबुक ले रहा है, तो वो सब उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है। और बैंक में चार्ज द एडिशनल सर्विस बियॉन्ड द बेसिक फैसिलिटी, यानी बेसिक फैसिलिटी के अलावा अगर वो कोई और सर्विस देता है तो उसके ऊपर एडिशनल चार्ज ले सकता है। और वो भी जो चार्जेस लिए जाएंगे वो कैसे रहेंगे? थोड़े कम रहते हैं, दूसरे खातों की अपेक्षा इसके चार्जेस कम रहते हैं। रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, स्मॉल अकाउंट का आ गया ये, सेम टू सेम वही, 1,50,000 और 10,000। 1 लाख मैक्सिमम क्रेडिट पूरे ईयर का, 50,000 मैक्सिमम बैलेंस, 10,000 रुपये मंथली विड्रॉल लिमिट है। फॉरेन रेमिटेंस नहीं होता है, वैलिडिटी 12 महीने की है, ये स्मॉल अकाउंट के लिए है। और जब ये ओवीडी अपना दे देगा स्मॉल अकाउंट, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बीएसबीडीए में। फुल केवाईसी बीएसबीडीए के अकाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली है, वही बात है कि भाई स्मॉल अकाउंट था, उसने केवाईसी पूरी करा ली, बीएसबीडीए हो गया। वही फैसिलिटी मिलेगी, 4 ट्रांजेक्शन कर सकता है अपने ब्रांचेस के अंदर आकर, एटीएम के अंदर आकर, ठीक है। अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बिकम नेगेटिव ड्यू टू द बैंक चार्जेस। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कोई बैंक चार्जेस वगैरह लगते रहते हैं और खाता जो है वो माइनस में चला जाता है, डेबिट में हो जाता है। तो बीएसबीडीए जो अकाउंट है उसमें बैंक चार्जेस के द्वारा खाते को डेबिट बैलेंस में लेकर के नहीं आना है। और एक ही खाता रहेगा एक बैंक में। बीएसबीडीए अकाउंट जो है उसको कन्वर्ट और क्लोज करना है इन फॉलोइंग सिचुएशन। इसमें देखिए एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बीएसबीडीए अकाउंट को कन्वर्ट करने के लिए कितने दिन का समय दिया गया है, ठीक है। अगर उसने एप्लीकेशन आपको दे दी कि भाई मेरा खाता कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कितने दिन का समय है? वो है मैक्सिमम 7 डेज। आपको 7 दिन के अंदर कर देना है उसको। व्हेन स्मॉल अकाउंट लिमिट आर एक्सीड, अगर स्मॉल अकाउंट जो है उसकी लिमिट जो है वो आगे निकल गई, 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो गया है, आपने उसके कागज मांगे, उसने ओबीडी आपको प्रोवाइड कर दी, तो आप स्मॉल अकाउंट को कन्वर्ट कर देंगे बीएसपीडीए में। या फिर उसने पूरी की पूरी केवाईसी कंप्लीट करा दी है और उसने एप्लीकेशन लिख करके दी है, तो आप बीएसपीडीए को कन्वर्ट कर देंगे। when the account remain inactive for the long period, अगर मान लीजिए काफी समय तक अगर खाता जो है वो इनएक्टिव रहता है, तो वो उसको नोटिस देंगे और नोटिस के बाद भी अगर वो सही नहीं कर रहा तो उसको हम डेबिट फीस करेंगे।
डेबिट फ्रीज के बाद भी अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसको नोटिस देंगे, देन हम उसको टोटल फ्रीज करेंगे। उसके बाद भी वो आकर के केवाईसी कंप्लीट नहीं कर रहा है, देन हम क्या करेंगे, उस खाते को परमानेंट क्लोज कर देंगे और जो उसका अमाउंट होगा उसको डीडी बना के उसके पते पर भेज देंगे। कोई सस्पिशियस या फिर इलीगल एक्टिविटी अगर कोई पाई जाती है हमारे बीएसबीडी अकाउंट में तो हम उस खाते को तत्काल बंद करने की पावर रखते हैं। व्हेन द अकाउंट रिमेन अनयूज्ड इन सेवरल ईयर, कई सालों से बंद है, तो आप उसको नोटिस देंगे कि भाई अपने खाते को आप यूज करिए, नहीं कर रहा है तो वही उसका प्रोसेस है, 3-3 महीने के दो दो उसको नोटिस पहुंचाए जाएंगे। पहली बार में पार्शियल फ्रीज, देन फुल्ली फ्रीज कर देंगे, उसके बाद भी नहीं आता तो क्लोजर कर सकते हैं। बैंक मस्ट प्रोवाइड प्रायर नोटिस बिफोर क्लोजिंग अकाउंट, तो जब उसको बंद करना है तो बंद करने से पहले उसको प्रायर नोटिस देना है। बीएसबीडी अकाउंट में क्या दिए, आपने चेक दिए, अगर उसके चेक बाउंस हो रहे हैं, ठीक है, आपने चेक दे दिया उसको, चेक अगर उसके बाउंस हो रहे हैं और 25,000 से ऊपर की अगर 4 चेक बाउंस हो जाते हैं तो भी आप इसका खाते को बंद कर सकते हैं। बीएसबीडी और जो नॉर्मल खाता है उसका फर्क क्या है, मिनिमम बैलेंस का है और ट्रांजेक्शन्स का है, जैसे मान लीजिए इसमें विड्रॉल की रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, बीएसबीडीए में वो चाहे जितना पैसा जमा कर सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक आदमी जो है अपने बीएसबीडी अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा रहा है, क्या वो जमा करा सकता है या नहीं करा सकता है, तो वो जमा करा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने जमीन जमीन बेची है, उसको पैसा है, वो जमा करना चाहता है, तो अपने बीएसबीडी अकाउंट में अमाउंट को लेकर के कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको कॉपी पर नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। बीएसबीडीए अकाउंट में अमाउंट को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, केवल एक रेस्ट्रिक्शन है, फ्री विड्रॉल्स की, ठीक है। विड्रॉल्स के ऊपर है कि अगर वो 4 विड्रॉल एक महीने के अंदर कर रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 4 के बाद बैंक चाहे तो उस पर चार्जेस ले सकता है और बैंक चाहे तो उसके बाद उसे अलाउ ना करे, ठीक है। डेबिट कार्ड की हम बात करेंगे तो सब फ्री है, एएमसी भी फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो लिमिटेड रहते हैं और चार्जेस जो है वो मिनिमम लिए जाते हैं। तो बीएसबीडीए जो अकाउंट है ये उन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल है जो सिंपल और लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो यूजुअल बैंक टू बैंक या फिर हमारे सेल जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा अकाउंट वो खुलवा रहा है, उसके हिसाब से हमारा जो बैंक होता है वो फ्री वीज भी देता है, बहुत सारी फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो एयरपोर्ट है उसमें लॉन्जेस भी देता है, जो हमारे ऐप वगैरह हैं उस ऐप का एक्सेस देता है, ठीक है। और जो कोई शॉपिंग वगैरह कर रहा है तो उसमें रिवार्ड सिस्टम का भी ये सारी चीजें दी जाती है हमारे रेगुलर सेविंग अकाउंट। आरबीआई ने जो बताया उसमें क्या कहा है, मेन जो पॉइंट है वो यही है, इसी पर पूरी क्लास है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। जो फ्री डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात की गई है कि भाई उससे हमें एटीएम के चार्ज वगैरह नहीं लेना है, उसको डिजिटल से जोड़ना है, और उसकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगी वो उसके मिनिमम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे एक्सक्लूडेड होंगी, यानी उसमें क्या होगा, जो 4 मिनिमम 4 बताए थे ना कि मिनिमम 4 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री है, उसके बाद चार्ज लग सकता है या फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो ये जो यूपीआई के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के द्वारा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया है तो उन 4 में इंक्लूड नहीं होगा। अब ये नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ चीजें हैं जैसे कि इनएक्टिव अकाउंट है, क्लोजर ऑफ इनएक्टिव अकाउंट, अगर बहुत समय से इनएक्टिव है, जीरो बैलेंस है, तो उसको एक नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद आप चाहें तो खाते को बंद कर सकते हैं। विड्रॉल का क्लैरिफिकेशन, अगर मान लीजिए 4, कम से कम 4 जो है ना वो तो आरबीआई ने की है, अपने बैंक की आपको देखना है कि भाई आपके बैंक ने कितनी फ्री विड्रॉल रखी हुई है। तो मिनिमम 4 फ्री विड्रॉल पर मंथ इंक्लूड एटीएम एंड ब्रांच ट्रांजेक्शन। एटीएम में भी कौन सी, एटीएम कैश विड्रॉल की ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर वो एटीएम के थ्रू अगर वो एनईएफटी कर रहा है, आरटीजीएस कर रहा है, तो वो डिजिटल ट्रांजेक्शन में काउंट होगी। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो जैसा कि सभी और जो हमारे बैंक के खाते हैं उसी प्रकार से सारे प्रोटेक्शन बीडीए में भी लागू होते हैं। जैसे बैंक मस्ट क्लेरिफाई द डिस्क्लोज ऑल चार्जेस, जो भी तुम्हारा है नॉर्मल, अगर कोई कस्टमर आता है पूछता है चार्जेस के बारे में तो हम बाध्य हैं, कोई सा भी अकाउंट होगा हमें उसके चार्जेस का डिस्क्लोजर करना होगा। कस्टमर कैन नॉट बी फोर्स टू बाय एडिशनल सर्विस ना, ये भी सभी अकाउंट के लिए मान्य है।
आप जबरदस्ती किसी को एडिशनल सर्विस नहीं दे देंगे। वो कह रहा है कि भाई मुझको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आप कह रहे हो कि नहीं भाई कैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें दूंगा क्रेडिट कार्ड, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। या फिर बैंक जो है ना, आजकल बैंक हम लोग कम करते हैं, दूसरे काम ज्यादा कर रहा है, जैसे इंश्योरेंस बेचना, है ना, इंश्योरेंस दिए जाते हैं। और तुम वो कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए इंश्योरेंस, हम कहते हैं कैसे नहीं चाहिए, आपको तो देना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस। तो कस्टमर को बाध्य नहीं करना है एडिशनल सर्विस के लिए, और ये सभी अकाउंट के लिए है। ठीक है। बेटर मॉनिटरिंग, तो बैंक मस्ट रेगुलरली रिपोर्ट कंप्लायंस टू आरबीआई, स्टाफ मस्ट एक्सप्लेन। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अभी की जो 2025 की जो गाइडलाइन था उसमें ये लिखा हुआ है, स्टाफ को बीएसबीडी अकाउंट के जो फीचर हैं वो अपने कस्टमर को क्या करना है, क्लेरिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये नई लाइन जुड़ी हुई है। तो आपको बीएसबीडी के बारे में जानकारी होगी तो फिर आप अपने कस्टमर को एडुकेट कर पाएंगे। देखिए बीएसबीडी जो है उसको इफेक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो केवाईसी। ठीक है, अकाउंट रेगुलर रहे। अननेसेसरी जो विड्रॉल है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको बताओ कि भाई तुम्हारे 4 ट्रांजैक्शन तो फ्री हैं, उसके बाद अगर तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर चार्ज लग सकता है। ठीक है, फिर परेशान मत होना। तो कोशिश करो कि भाई ब्रांच में और एटीएम से जो कैश विड्रॉल है वो 1 महीने में 4 से ज्यादा आप ना करें। तो ये एडुकेट करना है। मॉनिटर ट्रांजैक्शन थ्रू एसएमएस अलर्ट, तो जो उसकी जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहा है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन अलर्ट्स के थ्रू उसके मोबाइल पर पहुंचना चाहिए। यूज डिजिटल बैंकिंग सर्विस वेयर अवेलेबल, तो सभी जगह अवेलेबल है। तो डिजिटल बैंकिंग सर्विस उनको यूज करना है, उनको बताना है कि भैया कैसे यूज करेंगे। रेज कंप्लेन इफ इनकरेक्ट चार्ज आर अप्लाइड, अगर कोई चार्ज जो है वो कैसा हो गया, अनऑथराइज चार्ज अगर उस पर लग जाता है तो वो अपनी कंप्लेन को रेज कर सकता है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेगुलर रूप से पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, और एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा लेंदी बना करके डाल दिया जाता है। क्या ना पर्सन ओपन बीएसबीडीओ इन मल्टीपल बैंक, ठीक है, क्या कई बैंकों में वो अपने बीएसबीडी अकाउंट खोल सकता है, हाँ भाई खोल सकता है, बट ओनली वन बीएसबीडी पर बैंक। तो अभी क्या है, एक बैंक में एक बीएसबीडी अकाउंट को रखा गया है। ठीक है, आगे अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, सभी बैंकों को हम एक साथ जोड़ पाएंगे तो सभी बैंक में हमारा एक बीएसबीडी अकाउंट हो जाएगा। डज बीएसबीडीए प्रोवाइड चेकबुक फैसिलिटी, तो देखो बिल्कुल है। 25 चेकबुक जो है वो फ्री है। यहाँ पे क्या लिखा है, सम बैंक प्रोवाइड इट एज अ पेड ऑप्शनल सर्विस, तो भाई इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। आरबीआई ने बोला है कि 25 चेक लीव जो है ना वो देनी है फ्री। ठीक है, और उसके ऊपर अगर वो ले रहा है तो उसको पेड करना पड़ेगा, जो भी इसके चार्जेस होंगे वो उसको देना पड़ेंगे। व्हाट हैपन इफ विड्रॉल एक्सीड 4 पर ट्रांजेक्शन, अगर मान लीजिए 4 ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो जाती है तब क्या होगा, उस पर चार्जेस लग सकते हैं। उसका जो विड्रॉल है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है काउंटर से, उसका जो विड्रॉल होगा फिर वो इनकमेंट के पास से होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। कैन द अकाउंट बैलेंस बिकम नेगेटिव, तो भाई अकाउंट जो है उसमें चार्जेस लगने के बाद वो खाता जो है वो माइनस में नहीं जाएगा। तो बीएसबीडीए में क्या इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में मिलता है उसी प्रकार से बीएसबीडीए अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए यहाँ पर एक स्मॉल वेंडर के बारे में बताया गया है, अ वेजिटेबल वेंडर यूज बीएसबीडीए टू डिपॉजिट डेली सेविंग एंड विड्रॉल कैश व्हेन नीडेड विदाउट मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस। तो देखिए जो हमारा स्मॉल वेंडर है ना, स्टूडेंट हैं, और जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, तो वो अपने आधार कार्ड और ये पैन कार्ड दे करके अपना मतलब केवाईसी पूरी कंप्लीट करा करके वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर कोई भी ज्यादा ना चार्जेस लगता है ना उसको बैलेंस मेंटेन करना है। बीएसबीडी अकाउंट जो है ये सिंपल वही चीज है सारी की सारी। यूज अकाउंट एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ, यानी 6 महीने में कम से कम एक बार जो है उस खाते को से यूज करना है। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, देखिए जो बीएसबीडी अकाउंट है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं। तो पहला तो ये होता है कि देखिए बैंक के अंदर ना कुछ हिडन चार्जेस भी रहते हैं, जैसे उसने चेक दे दिया और चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस का चार्ज तो लगेगा ना, तो वो चार्ज उसके ऊपर आ गया। उसने कहीं दूसरी जगह से, जैसे मान लीजिए श्रीराम फाइनेंस से उसने लोन ले लिया है, मोबाइल खरीद लिया और यहाँ से अपना जो है एनसीएच का मैंडेट लगा दिया,
अब उसकी किस्त वहां पर बाउंस होती है और यहाँ पे उसके चार्ज कट जाते हैं। तो क्या होते हैं कि अब ये जो चार्जेस कट गए, बैंक आरबीआई कह रहा है कि भाई इनसे चार्ज मत लो, या अगर चार्ज ले रहे हो तो मिनिमम लो। अब उसने क्या, एनएससीएच का चेक था, और जो लोग पर डे के हिसाब से लगा रहे हैं, यानी जो उसके चार्जेस कट रहे हैं 118 रुपया, वो उसके पर डे के हिसाब से कटेंगे। जितने दिन तक उसकी किस्त ड्यू रहेगी या उसका पैसा नहीं है, खाते में बैलेंस नहीं है, तो वो उसकी वो सिम जितनी बार बाउंस होगी उतनी बार चार्जेस उसको लग जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया तो भी इसको चार्जेस लग जाएंगे। नाउ डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया, तो जो हमारा रूरल एरिया के अंदर जो डिजिटल की लिटरेसी है वो थोड़ी कम है, अभी भी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो वहां पर फ्रॉड वगैरह बहुत हो जाते हैं, बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो वहां पर एडुकेट करने की जिम्मेदारी बैंक की है। इसलिए आरबीआई ने दो हमारे 2025 के अंदर जो चेंजेस हुए, उस चेंजेस में स्पेशली कहा गया कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर को एडुकेट करे बीएसबीडी अकाउंट को लेकर के, डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर के। क्योंकि क्या है, वो लोग कुछ ज्यादा जानते नहीं, और उनके साथ फ्रॉड जो है वो आसानी से हो जाता है। तो उसी को रोकने के लिए बताया गया कि भाई डिजिटल धारा से तो इनको जोड़ना है। ठीक है, डिजिटल धारा से तो इनको जोड़ना है, लेकिन इसको एडुकेट हमारे बैंक करेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि भाई लोग ध्यान नहीं देते हैं, खाता जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चैलेंजेस हैं हमारे बीएसबीडीए अकाउंट को फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए। ग्रेटर अवेयरनेस एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आर नीडेड टू इंश्योर द सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो कस्टमर में अवेयरनेस होना चाहिए, जब उसमें अवेयरनेस होगी तो फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। और डिले इन कंप्लीटिंग केवाईसी, आप देखो भाई, अब तो वो डिजिटल भी कर सकता है, नॉन फेस टू फेस भी कर सकता है ना, अपने मोबाइल के थ्रू वीडियो केवाईसी करा सकता है, फुल्ली केवाईसी माना जाएगा उसको। ठीक है, अब तो बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, अगर आप उसको एडुकेट करेंगे तो ये केवाईसी की परेशानी इजीली दूर हो जाएगी। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि भाई 2025 में ये बताया गया कि भाई डिजिटल फ्रेंडली, जो वर्ड है वो है डिजिटल फ्रेंडली। तो सभी लोगों को यहाँ पर जो बीएसबीडी अकाउंट है उसमें डिजिटल फ्रेंडली करने के प्रयास किया गया। आईएमपीएस यूपीआई, यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट है, एनईएफटी वगैरह अगर वो कर रहा है डिजिटली, तो उसके ऊपर कोई भी ना ही चार्ज दिए जा रहे हैं उससे, और उसके जो मिनिमम जो चार ट्रांजेक्शन है उससे भी इसको आउट रखा गया है। मोर ट्रांसपेरेंट, अगर मान लीजिए वो डिजिटल का यूज करेगा तो उसके पास सारे ट्रांजेक्शन जो है वो उसको मोबाइल पे दिखेंगे। अगर वो डिजिटली ट्रांजेक्शन नहीं भी कर रहा है तो भी उसके जो ट्रांजेक्शन है उसकी अलर्ट्स उसके मोबाइल पर आएगा। मोर कस्टमर सेंट्रिक, यानी कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ये सारा का सारा बीएसबीडीए बनाया गया और उसके लिए फैसिलिटी दी गई। तो बीएसबीडीए जो है ये क्रूशियल रोल अदा करता है मिलियंस ऑफ द इंडियंस इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो हमारा वित्तीय समावेशन है उसको मजबूत करने के लिए जो हमारा बीएसबीडीए अकाउंट है वो क्रिटिकल रोल जो है वो निभाता है, और जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको हमारे बैंकों से जोड़ता है साथियों। तो आपको एडुकेट करना है कस्टमर को। ठीक है साथियों, और इससे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते भी हैं। और पेपर के अलावा आपको जानकारी होना चाहिए, जो आपका बीएसबीडी अकाउंट खोल रहा है उसको बताओ कि भैया आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करो, उसके ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, और चार ट्रांजेक्शन आप कम से ज्यादा कर सकते हो हमारे पास, और उसके ऊपर अगर आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन तो उसमें आपको चार्ज लग सकते हैं। इसलिए कोशिश करो कि ब्रांच से चार से ज्यादा एक महीने में ट्रांजेक्शन ना करो आप। और एटीएम से भी अगर विड्रॉल आप निकाल रहे हैं तो उसको भी इन चार ट्रांजेक्शन के अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी बीएस वीडियो को लेकर के साथियों। अगर कोई बीएस वीडियो से कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी, जैसा वो, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी, है ना। तो साथियों ये हमारा एक छोटा सा सेशन था, है ना।